हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम लवर्स पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमने कल से एक सीरीज स्टार्ट की थी यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर सुपर टेट TRE 4 और भी जो भी एग्ज़ाम जिसमें आपके जीके जीएस पूछा जाता है उसकी सीरीज स्टार्ट किया था मैंने। आज उसका यह दूसरा दिन है और हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे डेली। हमने कल संविधान के कुछ मिसलेनियस प्रश्न पढ़े थे। आज से हम लोग संविधान के जो प्रश्न होंगे वो टॉपिक्स वाइज कवर करेंगे और आज के जो प्रश्न होंगे वो आपके फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड होंगे, जिसमें हम लोग 30 प्रश्न करने वाले हैं। इन 30 प्रश्नों में संविधान में जो हमारा फंडामेंटल राइट्स दिया गया है उससे जो भी प्रश्न बन सकते थे और ज़्यादातर एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो हमने कवर किए हैं। तो इस सीरीज स्टार्ट करते हैं और 30 प्रश्न आप पढ़िए, कमेंट करके बताइएगा कि 30 में से कितने प्रश्न आपको ऑलरेडी आ रहे थे और 30 प्रश्न जो आपने पढ़े वो कहीं ना कहीं आपको कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का यानी फंडामेंटल राइट का उल्लेख है? आपको कल हमने थोड़ा सा चर्चा की थी और चर्चा करने के साथ हमने बताया था कि संविधान में हमारे 22 भाग हैं। आपके भाग 1 सिटीजनशिप की बात, राज्य और संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। दूसरा भाग जो होता है हमारा वो सिटीजनशिप की बात करता है। भाग तीसरा आर्टिकल 12 से 35 आपको हमने कल डिस्कस किया था, ये आज के प्रश्न इसमें होंगे। तो भाग 3 हमारे संविधान में जो वर्णित है उसमें आपका फंडामेंटल राइट का बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है। फंडामेंटल राइट कितने प्रकार के होते हैं, कौन फंडा राइट से कौन सा प्रश्न बनेगा, ये आज के सेशन में आप सब पढ़ने वाले हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? देखिए, जो हमारा भारत का संविधान है, आपको मैंने कल बताया था कि दुनिया के बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन करके जो संविधान निर्माता थे, हमारे प्रारूप समिति थी, उस संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव, इन सब लोगों के सहयोग से दुनिया के जो देश हैं जहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से संविधान एग्जिस्ट करता है उनका अध्ययन किया और उस अध्ययन करने के बाद आप पढ़ते हैं संविधान के स्रोत अलग अलग देशों से क्या चीज़ें ली गई। तो ये इस कड़ी में आपको बिल ऑफ राइट्स अमेरिका से आप याद रखिएगा, आपके फंडामेंटल राइट प्रभावित हैं और ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। भाग 3 आपका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है फंडामेंटल राइट आपके बिल ऑफ राइट अमेरिका से प्रभावित हैं। आज का तीसरा प्रश्न हमारा होगा, मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? आपको मैंने पहले बता दिया कि भाग 3 में है। कहाँ से लिए गए हैं ये आपका फैक्ट है। MCQ और आपका डिटेल दोनों से कवर हो सकता है, बस आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। 15 से 20 मिनट आपके कम से कम 30 से 40-50 क्वेश्चन एकदम तैयार हो जाएंगे फंडामेंटल राइट से। तो संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए हमारा हमको सबसे सूटेबल आंसर लग रहा है। क्यों? क्योंकि 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल फंडामेंटल राइट की बात की गई है। अभी हम लोग और भी प्रश्न बनेंगे और मैं आपसे लास्ट में एक प्रश्न भी पूछूंगा, उसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आगे हम देखते हैं, ऑप्शन ए इसका हो गया आंसर। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? इस शब्द को समझिए, किए गए हैं अलग चीज है, किए गए थे यानी भूतकाल की बात हो गई और हैं मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो भूतकाल में आपके कितने फंडामेंटल राइट थे ये आपको ऑप्शन जानना है। आपका 1978 तक जो फंडामेंटल राइट थे तो वो कितने थे? 7 थे। फिर 1978 के बाद 44 में संविधान संशोधन हुआ और उस संशोधन के माध्यम से आपका फंडामेंटल राइट एक संपत्ति का अधिकार घट गया और कुल उनकी संख्या कितनी हो गई? 6। ये बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। यहाँ देखिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। देखिए फिर उसी से प्रश्न आ गया, अब वर्तमान की बात कर रहा है। अभी हम लोग पूछ रहे थे कि कितने थे, अब कितने हैं, यानी आप अब एकदम दिमाग लगा सकते हैं कितने हैं, 5, 6, 7 या 8। तो बहुत बढ़िया से आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, 6 फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट कर रहे हैं वर्तमान में और इनके एक एक जो पॉइंट हैं फंडामेंटल राइट के वो भी हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6, किस संविधान संशोधन द्वारा
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। देखिए, संविधान का जो हमारा फंडामेंटल राइट का भाग 3 है, पढ़ चुके, अमेरिका से लिया गया है। इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णन है। आर्टिकल 12 बताता है राज्य को परिभाषित करता है अच्छे से, और आर्टिकल 13 बताता है जो संविधान का संरक्षण करने का काम, जो कि सर्वोच्च न्यायालय इसका करता है। और संरक्षण का मतलब जो भी आपका फंडामेंटल राइट है, कहीं लगता है कि वो फंडामेंटल राइट विधि सम्मत नहीं है तो उसको हटाया भी जा सकता है। ऐसे ही संपत्ति का अधिकार जो था उसके बीच बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा था, और उस कॉन्ट्राडिक्शन को बहुत लंबे समय तक फील करते हुए गवर्नमेंट ने, संसद ने कानून लाए, संविधान में संशोधन हुआ। और उस संशोधन का क्या नाम था आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 42वें संविधान संशोधन, जिसको हमारा लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ इंदिरा गांधी जी की सरकार में। दूसरा ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन। मोरारजी देसाई उस समय इंदिरा गांधी जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और ये संशोधन लाया गया था। 86वें संविधान संशोधन, आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार 2002 आप जो पढ़ते फंडामेंटल ड्यूटीज, तो उसी समय ये सब चीज़ें लाई गई थी। 48वें संविधान संशोधन 1984, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, ऊपर के 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार का अधिकार? देखिए, उस समय क्या था, फंडामेंटल राइट, लेकिन इस समय इसकी क्या स्थिति है, मौलिक अधिकार है, कानूनी या विधिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं। साथियों, इस चीज़ का आंसर बहुत अच्छे से आप रखना है। अब ये क्या बन गया है, एक फंडामेंटल राइट से हट करके एक लीगल राइट बन गया है। यानी संपत्ति रखना ऐसा नहीं गलत है, ये कानूनी अधिकार है हमारा, न्यायोचित है, लेकिन फंडामेंटल राइट के तहत आ जाता है। तो फिर उसके तहत आप क्या कर सकते हैं, राज्य जो गवर्नमेंट है, जो व्यक्ति है, उसके खिलाफ नहीं जा सकती, व्यक्ति उल्टे गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकते हैं। इसी स्थिति में संपत्ति अधिकार अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति में होने से हटा दिया गया था। अब ये 300A के तहत इसका वर्णन किया जाता है, याद रखिएगा, और ये एक लीगल राइट है। आगे देखते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? कल हमने एक प्रश्न पढ़ा था, सिर्फ संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा हम लोग प्रॉपर रूप से बोलते हैं प्रियम्बल को, प्रस्तावना को, और यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने स्पेशल कोट किया है कि इसको हम आत्मा और हृदय कहते हैं। तो वह आर्टिकल 14 है, 19 है, 21 या 32। तो याद रखिएगा साथियों, आर्टिकल 32, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 32 आपका संविधान की आत्मा है। इसलिए आत्मा है क्योंकि जो आर्टिकल आपका 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमको 5 प्रकार की रिट दायर करने का अधिकार देता है। और आपके फंडामेंटल राइट का किसी प्रकार से हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वो अलग बात है कि सिर्फ संविधान में लिखा है, एक साधारण व्यक्ति जल्दी फंडामेंटल राइट का भले ही हनन हो, कहीं नॉर्मल कोर्ट में नहीं जा सकता। लेकिन संविधान निर्माताओं ने सोच रखा था कि शायद कभी ऐसी स्थिति बने, सुप्रीम कोर्ट तक लोगों की पहुंच हो और उनकी बात को जल्दी से सुना जाए। तो आर्टिकल 32, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अस्पृश्यता, कल मैंने इसको एकदम बहुत अच्छे से बताया था। अस्पृश्यता के खिलाफ गांधी जी भी थे। अस्पृश्यता उन्मूलन 1955 आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये भी याद रखिएगा। और इसको संविधान के किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है, तो आप याद रखना, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और साथ ही साथ राइट टू इक्वलिटी के तहत, यानी पहला फंडामेंटल राइट ही हमारा राइट टू इक्वलिटी है, उसके तहत हमारा जो 14, 15, 16 और 17, यानी चौथा राइट टू इक्वलिटी के तहत देखेंगे, चौथा हमारा फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी में बनता है अस्पृश्यता का अंत। और ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, समाज में इस प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं, अव्यवस्थाएं हैं, इसके खिलाफ है ये फंडामेंटल राइट हमारा आर्टिकल 17। आगे बढ़ते हैं, उपाधियों का अंत। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको अलग अलग प्रकार से उपाधियाँ दी जाती हैं, लेकिन जब हमारा देश गुलाम था उस समय बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जो होती थी, ब्रिटिश शासन होता था, वो खुश करने के लिए ऐसी उपाधियाँ देती थी, जैसे किसी को राय बहादुर, किसी को सर, तो रॉबिन हुड, ये सब शब्द जोड़ने के बाद क्या होता था, एक अलग प्रकार की फीलिंग देते थे। तो गवर्नमेंट ने इन सब उपाधियों का क्या किया, अंत किया है। कोई भी व्यक्ति
विद्या के क्षेत्र में या सेना में विशेष प्रकार के योगदान के लिए काम करता है तो उसको ये पुरस्कार देना संविधान में विधि सम्मत है। और अदर जो भी होते हैं टाइटल वो संवैधानिक के सम्मत नहीं है। इसलिए आर्टिकल 18 आप याद रखिएगा, उपाधियों का अंत, कल मैंने इसका थोड़ा सा वर्णन किया था, राइट टू इक्वलिटी में ही आता है। सभी लोग समान हैं समाज में और सबके लिए समानता बनी रहे, इसलिए उपाधियां विशेष नहीं होगी, सब लोग समान हैं। कोई व्यक्ति जैसे सेना में है, भारत रत्न दिया गया तो उसका नाम लिख सकते हैं, सेना में भी बहुत सारे सम्मान मिलते हैं, ये विधि सम्मत है। आगे देखेंगे, विधि के समक्ष समता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आप याद रखिएगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, जो विधि है, जो कानून है, उसके लिए सभी व्यक्ति क्या है, समान रूप से उनको लागू होना चाहिए। और ये विचार कहाँ से लाया गया है? ये याद रखिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा। ऑप्शन ए, डायसी का आपने नाम सुना होगा, AB डायसी, और उन्होंने रूल्स ऑफ लॉ, कानून का नियम दिया था और उसी से प्रभावित विधि के समान संरक्षण ब्रिटेन से। ऑप्शन बी, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आर्टिकल 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल जो पढ़ते हैं उसी में जोड़ा गया है। फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार हमारी स्वतंत्रता है। और हमें आर्टिकल 21A निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो कानून है उसके तहत प्रावधान कराता है कि हमको शिक्षा गवर्नमेंट देने की व्यवस्था करेगी प्राथमिक स्तर पर। तो ये आर्टिकल 21A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42, 44, 86 या 91? याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 86वां संविधान संशोधन 2002। उस समय हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी हुआ करते थे। ये बहुत बड़ा संशोधन था और इसी के तहत हमको फंडामेंटल ड्यूटीज भी 11 उसमें ऐड कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गार्जियन प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है? ये प्रश्न फंडामेंटल राइट से भी पूछा गया है और ये आपके शिक्षा से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं उसमें भी डायरेक्ट पूछा जाता है। 0 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 10 से 16 वर्ष। तो याद रखिएगा, सामान्य रूप से जो बच्चे हैं, सामान्य वाले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार राइट टू एजुकेशन के तहत जो 2009 में आया, 2010 से भारत में लागू हुआ, उसके तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उपलब्ध गवर्नमेंट कराएगी। ऑप्शन बी। कारखानों एवं जोखिम भरे कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? देखिए, हमारा जो संविधान में फंडामेंटल राइट दिया गया, बड़ा सोच समझ के दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एबुलिशन, आप याद रखिएगा, आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। और उसमें हम लोग देखते हैं कि ये आपका आर्टिकल 23 बलाश्रम की बात करता है, किसी व्यक्ति से जबरदस्ती आप काम करा लें, बेगारी यानी काम करा लिया लेकिन उसको पैसे नहीं दिया, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को उन्मूलन किया गया है। देश आज़ाद होने से पहले ये व्यवस्थाएं हमारे समाज में विद्यमान थीं और इसी को ध्यान में रख कर के हटाया गया। और फिर एक नया आर्टिकल और उसके साथ ऐड किया गया 24, जिसके तहत 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी प्रकार के ऐसे काम में नहीं ऐड किया जाएगा जो उनके फंडामेंटल राइट, साथ ही साथ जैसे कारखानों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, बहुत सारी ऐसी गैसेस यूज होती हैं जो उनके काम का नहीं है। और ऐसे जोखिम भरे जैसे खनन वाले क्षेत्र में है, खदान में कहीं पर, तो उन सब फील्डों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 24 इसका वर्णन करता है। बलाश्रम 23 और जो बालक हैं 14 वर्ष से कम आयु के, उनको कारखानों और जोखिम भरे स्थानों पर कार्य करने से रोकता है आर्टिकल 24। आगे देखते हैं, मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम पर रोक किस अनुच्छेद के तहत? अभी हमने इसकी चर्चा की कि उसके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर यानी जबरदस्ती काम कराना, यह आर्टिकल 23 हमारा बताता है। याद रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको दिए गए आर्टिकल 23 और 24। आगे देखते हैं, ये तीसरा फंडामेंटल राइट है हमारा, ये भी आपको याद रखना, प्रेस की स्वतंत्रता। भाई साहब, इंडिया में जो सबसे बड़ी चीज़ है प्रेस की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। प्रेस वालों की इतनी स्वतंत्रता है, कोई सीमा ही नहीं है, और उनको मिली कहाँ से, ये आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न से। फ्रीडम ऑफ प्रेस
ये आर्टिकल 19 में इसका वर्णन है, याद रखिएगा। और उस आर्टिकल 19 में भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, आपको याद रखना है। तो वाक एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के 1 के ए में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में। 19 आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के 1 पॉइंट में उसका सब क्लॉज आप जब देखेंगे तो उसमें इस बात का स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग 17वां प्रश्न। आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान भी किन अनुच्छेदों के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? याद रखिएगा, हमारे देश में इमरजेंसी भी लग जाए, इमरजेंसी किस स्थिति में लगती है? आर्टिकल 352। हमारे युद्ध, आपात या सशस्त्र विद्रोह हमारे देश में कभी स्थिति आती है तो उस समय आपातकाल लगता है, और उस स्थिति में हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी, देश में युद्ध चल रहा है, किसी व्यक्ति के मन में आएगा कुछ भी बोलेगा, इसलिए उस आपातकालीन स्थिति में कुछ फंडामेंटल राइट्स को रोक दिया जाता है। लेकिन उनमें से कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे भी हैं जिनको नहीं रोका जा सकता है। तो आर्टिकल आपका याद रखिएगा सी, ऑप्शन सी आर्टिकल 21 आप याद रखें। आपको क्या है, क्या देता है स्वतंत्रता? आपको स्वतंत्रता देता है कि आप प्राण और देह यानी आपका जीवन छीनने का अधिकार किसी के पास नहीं है, इसलिए इमरजेंसी भी रहे लेकिन आर्टिकल 21 आपका छीना नहीं जा सकता। और किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के विरुद्ध यानी 20वां है, ऐसे किसी व्यक्ति को जबरदस्त गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उसके लिए रीजन बताना होता है, इसलिए आर्टिकल 20 और 21 ये इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कितने तरह की रिट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो आप याद रखिएगा, आपको मैंने बताया आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 प्रकार की रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये 5 प्रकार की रिट होती है। और सबसे ज़्यादा जो फेमस है हैबियस कॉर्पस, यानी आपको क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति को यदि अरेस्ट किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होगा, आने और जाने का समय छोड़ करके, आप याद रखिएगा। और रिट ये फंडामेंटल राइट के हनन की स्थिति में 5 प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में आकर जाकर आप दायर कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि आप यदि आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं? ये प्रश्न आप जरूर बताइएगा, आंसर इसका क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग बॉडीज से प्रश्न पूछने के लिए होता है कि आपने किस अधिकार से इस काम को किया। आपसे यदि काम कोर्ट से नहीं हो पा रहा तो ऊपर भेजिए, हम आदेश देते हैं। किसी व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है तो उसको प्रत्यक्ष 24 घंटे में कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए, ये हमारे क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5 प्रकार की रिट है। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो भाई साहब देखो आगे ही प्रश्न आ गया, आर्टिकल 32, 131, आर्टिकल 226, आर्टिकल 243 यानी 243। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, और मैं शुरुआती समय में आपके कंपटीशन की तैयारी करता था तो ये प्रश्न अक्सर मुझे लगता था कि शायद रिट तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही दायर की जा सकती है, हाई कोर्ट में नहीं। तो याद रखिएगा, हाई कोर्ट में 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत आप रिट दायर कर सकते हैं। आगे 20वां प्रश्न देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम इस चीज को बहुत स्पष्ट समझते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या? किसी व्यक्ति को यदि किसी बात को लेकर अरेस्ट किया गया है, उसके ऊपर किसी प्रकार की सामाजिक अव्यवस्थाओं के तहत कोई एक्शन हुआ है और उसको अरेस्ट किया गया है, तो फिर उसको किस स्थिति में, तो आप देखिएगा इसका ऑप्शन होगा शरीर को प्रस्तुत किया जाए। देखिए किसी व्यक्ति को मरा भी प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए शरीर सहित प्रस्तुत किया जाए, और 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है। हैबेस कॉर्पस, याद रखिएगा, इसको लैटिन वर्ड है ये, और बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी शब्द है। 21वां प्रश्न देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस अनुच्छेद समूह में आता है? हमको 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट की बात मेरे को शुरुआत में पता चल गई। पहला हमने पढ़ लिया राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम,
शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हमारा चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए अनुच्छेद आप याद रखिएगा 25 से लेकर 28 के बीच में आपको आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 बहुत जरूरी है। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब अंतःकरण की धर्म, जिसका जैसे मन करे आप उसी हिसाब से धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, आप अपना धर्म भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे कंडीशन लगी हुई हैं। आप अंतःकरण, आपकी आत्मा जो बोलती है, आप उस प्रकार से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ये आपकी खुद की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25। आगे देखते हैं किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। ये 5वां आपका फंडामेंटल राइट है, आप याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? आर्टिकल इसमें 2 दिए गए हैं, 29 और 30, लेकिन अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं खोलने की बात की जाएगी तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें कुछ मिसिंग हुआ मुझसे। 1 मिनट आप रुकेंगे बस। अभी हम लोग यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता वाला पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता वाला जो प्रश्न था अल्पसंख्यकों वाला, तो इसको आप देखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर इसका होगा आर्टिकल 30, यानी आर्टिकल 30 के तहत आप याद रखिएगा आपको अल्पसंख्यक जो भी है, अल्पसंख्यक का मतलब भारत में भाषाई आधार पर आप ज़्यादातर शब्द यूज देखते हैं, भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक, जनसंख्या के आधार पर नहीं बताया गया, बहुत ज़्यादा वर्ड जो यूज किया गया भाषाई अल्पसंख्यक। और अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या 50% से कम हो, सीधा समझिए आप। और हमारे देश में बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, आप जानते हैं, और ये उनकी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से उनको संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार देता है, आर्टिकल 30। आगे बढ़ते हैं 23, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए आप किस धर्म से हैं, आप किस जाति से हैं, आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ है, इन सब चीज़ों पर आपका किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल आपका राइट टू इक्वलिटी के तहत 15वां आर्टिकल आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 15 इस बात की बात करता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर आपसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये राइट टू इक्वलिटी के तहत फंडामेंटल राइट नंबर 1 होता है आपका। आगे देखते हैं लोक नियोजन, यानी जो सरकारी नौकरी के विषय में अवसर की क्षमता किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो देखने के पीछे कहीं ना कहीं पर्पज है कि आपको कोई ना कोई नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले। और लोक नियोजन के विषय में यानी सरकारी नौकरी का जो अवसर की क्षमता है, सबको समान रूप से अवसर दिया जाए, ये हमारा किस फंडामेंटल राइट में जिक्र होता है, तो आर्टिकल 16 में होता है। आप याद रखिएगा 16 में, आर्टिकल 16 में ही बहुत सारे जो आपके रिजर्वेशन की व्यवस्थाएं हैं, 16 की क्लॉज में आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको रिजर्वेशन की व्यवस्थाएं यहीं पर दिखाई देंगी। आगे देखते हैं 25वां प्रश्न, राज्य यानी स्टेट की परिभाषा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किस अनुच्छेद में दी गई है। आप याद रखिएगा राज्य को जो परिभाषित किया गया आर्टिकल 12 में, ये प्रश्न पूछा गया है और 2 बार राज्य को परिभाषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 1 में भी इसकी बहुत अच्छे से बात की गई है और 12 में भी। आगे देखते हैं न्यायिक पुनर्लोकन, जुडिशियल रिव्यू का आधार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, जो मौलिक अधिकारों से असंगत कानून को शून्य घोषित करता है। आपको मैंने पहले बताया सर्वोच्च न्यायालय हमारे जो कानून का संरक्षक होता है, गार्जियन होता है एक प्रकार से। तो आर्टिकल आपको याद रखना है 13, क्या होता है आर्टिकल 13, जो कि न्यायिक पुनर्लोकन करेगा, यानी जुडिशियल रिव्यू। आप गवर्नमेंट द्वारा, संसद द्वारा जो विधि बनाई गई, उस विधि के तहत ये फंडामेंटल राइट के तहत सही है या फंडामेंटल राइट के तहत ये गलत है, तो इसका जुडिशियल रिव्यू होता है। और कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 13 यानी 13 के तहत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप याद रखिएगा, आप को भी मैंने पहले बताया कि जब इमरजेंसी होती उस स्थिति में आपको आर्टिकल 20 और 21 दोनों सस्पेंड नहीं होते। वही बात है, क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर लिए,
लेकिन उसको अरेस्ट करने की स्थिति में आप अरेस्ट कर लिए, ठीक है। उसको अरेस्ट करने के बाद उसके ऊपर कोई केस हो गया, वो ठीक है। कोई व्यक्ति को सज़ा भी मिल गई, अपराध भी किया है, ठीक है। लेकिन उसने जो अपराध किया उसके लिए आपको एक ही बार सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं कि उसी अपराध के लिए आपको अलग-अलग प्रावधानों के तहत बार-बार सज़ा दी जाए। तो एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल ये 20 बताता है, आपको याद रखना 20 का सब क्लॉज 2। 28वां प्रश्न देखते हैं, निजता का अधिकार। ये बहुत बड़ा प्रश्न बना और इस राइट टू प्राइवेसी आज के ज़माने में हर एक व्यक्ति अपने चाहे मोबाइल हो, अपने जो भी गैजेट्स हों, पर्सनल लाइफ हो, सब में प्राइवेसी चाहता है। उस प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिफाइन किया गया कि किस आर्टिकल में इसका वर्णन होगा। तो आप ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हर एक नागरिक को ये प्रश्न समझना चाहिए कि फंडामेंटल राइट में राइट टू प्राइवेसी का भी प्रावधान है। उस प्राइवेसी को हम आर्टिकल 21 में ही काउंट करते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक मतलब होता है हमारी फिजिक बॉडी, हमारे शरीर की, उसमें सब प्रकार की स्वतंत्रता है। शुद्ध हवा लेना, प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना, हमारे लिए पेयजल की व्यवस्था होना, सब प्रकार की ये सब चीज़ें ज़्यादातर हमारे कहाँ से आती हैं, आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में। के.एस. पुट्टास्वामी मामला 2017 हुआ, याद रखिएगा। के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस भारत राज्य, और इसमें 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए। किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें किसी भी प्रकार से बाहर आती हैं तो उसकी इच्छा से आ सकती हैं, उसकी बिना इच्छा के नहीं हो सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? मैंने आपको ये प्रश्न पढ़ाया था कि मौलिक अधिकार है हमारे, इसमें अब किसी प्रकार की लगता है कि अव्यवस्था है और कोई नया मौलिक अधिकार का क्लॉज और जोड़ा जा सकता है, तो इसकी जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास, हमारी पार्लियामेंट के साथ। पार्लियामेंट में हमारे 3 लोग जुड़े रहते हैं, आप याद रखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा और हमारी क्या, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर के संसद बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। आर्टिकल 79 इसका आर्टिकल है और संशोधन करने की शक्ति आपकी संसद के पास होती है। संसद के ही तहत देखते हैं आर्टिकल 21 ये आया है, आप समझ रहे होंगे अच्छी बात से। लास्ट प्रश्न है, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? ये मैग्ना कार्टा वाला जो वर्ड आया है वो आपके ब्रिटेन से आया है 1215 में। उस समय मैग्ना कार्टा आया था, उसी से प्रभावित होकर बिल ऑफ राइट अमेरिका में, और ऐसे ही भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट लाए गए। तो आप याद रखिएगा, अब आपको बात से समझ में आ गया होगा मैं किस आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, किस भाग की, फंडामेंटल राइट की। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, आर्टिकल 12 से 35 को। तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। आई होप आप लोग इन जो प्रश्न हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। अब ये जो 30 प्रश्न थे आज हमने फंडामेंटल राइट से डिस्कस किए। अब हम कल संविधान के किसी विशेष टॉपिक, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सबको डिस्कस करते चलेंगे सीक्वेंस वाइज। तो आपको ये जो क्लास है कैसी लग रही है? कल मैंने पहली क्लास ली थी, आज इसकी दूसरी क्लास है। अब हम कंटिन्यू करते चलेंगे और एक समय आपका संविधान का जो बहुत सारे प्रश्नों का कलेक्शन भी हो जाएगा। और आप एक चीज़ और समझिए, कंपटीशन में छोटे प्रश्न जो लोग कहते नहीं ये बड़ा छोटा प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है, कोई प्रश्न छोटा और बड़ा नहीं होता। जिसकी तैयारी ठीक से हो गई उसके लिए प्रश्न बहुत सरल होता है, छोटा होता है, और जिसकी तैयारी शुरुआती स्तर पर है उसके लिए प्रश्न कठिन अभी भी हो सकते हैं। तो आप लोग संविधान को बहुत अच्छे से पढ़िए, ये आपके हर एक एग्जाम में यूजफुल होगा और जीके जीएस को आपके और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने 30 प्रश्न हल कर लिए व्याख्या सहित। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।